You have the GDP per capita almost doubled in the last 10 years. मतलब मजाल है कि आनंद रंगनाथन कभी आपको पूरी पिक्चर दिखा दे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2011 के बाद से अब तक इंडिया में कोई सेंसस ही नहीं हुआ, तो क्योंकि जनगणना हुई नहीं है तो पर कैपिटा इनकम को हम जरा साइड में रख देते हैं। हम कंपेयर करेंगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ऑन द बेसिस ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ, कि रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो जीडीपी को ओवरस्टेट कर देता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करके एडजस्ट करके उसके बाद रियल टर्म्स में देश की इनकम कितनी बढ़ी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वर्सेस नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। तो 2004 से लेकर के 2013 तक 10 सालों में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश की इनकम बढ़ी बाय 93%। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर के 2024 तक, मैंने 14 भी काउंट कर लिया, 24 भी काउंट कर लिया है, क्योंकि 2014 देखोगे 2013 की कंपैरिजन में हायर ग्रोथ ईयर है, तो मैंने कहा ये भी मोदी को दे दो। तो 2014 से लेकर के 2024 तक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की इनकम बढ़ी है बाय 89% इन 11 ईयर्स, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 93%। बजाय ये बोलने के आनंद रंगनाथन क्या बोलेगा, पिछले 10 सालों में देश की इनकम लगभग डबल हो गई। अरे तो भाई उसके पिछला पीरियड भी तो देखो, उसमें क्या हुआ वो नहीं बताएगा ये आदमी कभी। Sanjay, my good friend, talked about food inflation. You know why he's not talking about CPI and retail inflation? Because it is one of the lowest. It is 4.8%. It was 11 to 12% in 2013 when the UPA was going for election. 2 मिनट के लिए हम सब ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन कम करना आरबीआई का मैंडेट है। यू नीड टू कंसिडर सम पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथमेटिकली स्पीकिंग, ऑल एल्स बीइंग इक्वल, इन्फ्लेशन जो आपकी रिकॉर्डेड है, जिसको आप लो कह रहे हो, अगर ये इस लो से हल्का सा भी ऊपर होती तो रियल जीडीपी ग्रोथ की टर्म्स में, जिसमें आप ऑलरेडी मनमोहन सिंह से अंडर परफॉर्म कर रहे हो, आप उससे और भी ज्यादा वर्स परफॉर्म करते, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो आप लो है उससे अगर थोड़ी सी भी बढ़ेगी, आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट और कम होती चली जाएगी मैथमेटिकली स्पीकिंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन वहां पर ऐसा कहा जाता है कि WPI को यूज किया जाता है एज डिफ्लेटर, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। रंगनाथन बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो चलो CPI की बात कर लेते हैं ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, इन्फ्लेशन कैसे नापी जाती है। देयर इज अ बास्केट ऑफ सेवरल गुड्स, और उसके प्राइसेस को हम ट्रैक करते हैं, अलग अलग गुड की अलग अलग वेटेज है, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना जो है प्राइस लेवल्स बढ़ गए हैं। ना टिपिकली होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होती है, और हम जिन कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे थे जिन प्रोपोर्शंस में, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 5-10 साल बाद उतना तो नहीं करेंगे, कुछ और कमोडिटीज यूज करेंगे या वेटेज उनको कम करेंगे, है ना। तो जिस CPI कंजम्पशन बास्केट को टिपिकली हर 5 साल में अपडेट होना चाहिए, लेट्स से, वो पिछले 12-13 सालों से अपडेट ही नहीं हुई। एज अ रिजल्ट हम उन चीजों का प्राइस राइज जो है वो काउंट कर रहे हैं जो शायद हम कंज्यूम ही नहीं करते, और अगर करते भी है तो सेम प्रोपोर्शंस में नहीं करते। ये देखो बिबेक देबरॉय क्या लिख रहे थे हिंदू में, एंड बिबेक देबरॉय इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये देखो क्या लिख रहे हैं, कह रहे वी कंटिन्यू टू मॉनिटर अ बास्केट ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड्स टॉर्चेस, रेडियोस, टेप रिकॉर्डर्स, CDs, DVDs, ऑडियो वीडियो कैसेट्स एंड ट्रंक्स among some 300 other items. Although these have a minimal weight in the overall CPI calculation, वो एक जनरल पॉइंट लिखते हैं यहां पर, we are clinging on to the past, tracking items that no longer hold the same relevance in our consumption patterns. और आगे नोट करो, पीस के एंड तक पहुंचते पहुंचते विवेक देबरॉय क्या कंक्लूड करते हैं, कहते हैं वी आर अनेबल टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन एक्यूरेटली, एंड नोट करो, आवर एबिलिटी टू ट्रैक इन्फ्लेशन इफेक्टिवली हैज बीन सीवियरली अंडरमाइंड। तो जिस चीज पे आपका ट्रैक ही नहीं है, उसको हैमर करके कैसे आप अपनी अचीवमेंट ले रहे हो कि हमने लो रखी है इन्फ्लेशन। ना आपकी बास्केट वो गुड्स को मेजर कर रही जिसको आम इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर कर रही है तो सेम प्रोपोर्शंस में नहीं कर रही।